नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। जहां 5 अगस्त को कांग्रेस और पीडीपी ने काला दिवस बता दिया, तो वहीं बीजेपी ने इस दिन को एकात्म महोत्सव के रूप में मनाया। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कैसे बड़ा झटका दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया था। साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए जम्मू कश्मीर की तरक्की और समृद्धि का दिन करार दिया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में इस दिन को काले दिवस के रूप में बनाया, तो पीडीपी ने भी इसका विरोध किया। पीएम मोदी ने 5 अगस्त को बताया ऐतिहासिक दिन। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए 5 बरस हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इसके अस्तित्व को खत्म करते हुए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधक बन रहा था। वहीं जम्मू कश्मीर में 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट पर लिखा, 5 साल पहले जब ये फैसला लिया गया तो देश के इतिहास में वो एक महत्वपूर्ण पल था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इससे भारत के संविधान को राज्य में पूरी तरह से लागू किया गया। यहाँ से आर्टिकल 370 हटने के बाद ही महिलाओं, युवाओं, पिछड़े आदिवासी और हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए। इससे पहले यहाँ के लोग इन सभी सुविधाओं से वंचित थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। वहीं कांग्रेस ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया। पार्टी ने इस मौके पर बीजेपी की केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 5 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और जवाबदेही की मांग की गयी। जो हमारा धरना है, ये धरना उस काले दिन के खिलाफ है जिस काले दिन 2019 को 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी राज्य का दर्जा छीना, हमारे राज्य में 2 यूटियां बनाई। 5 साल हो गए और आज हमें शर्म आती है जिस वक्त बीजेपी वाले आज यूटी दिवस मना रहे हैं। यूटी दिवस हमें याद है इसी बीजेपी का होम मिनिस्टर जिस वक्त हमारे राज्य का दर्जा छीन रहा था, एक्सक्यूज क्या दे रहा था कि यहाँ के हालात हम ठीक करने के लिए इस राज्य को यूटी बना रहे हैं। एक्सक्यूज दे रहा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है, हम उस बेरोजगारी को खत्म करेंगे। क्या बेरोजगारी खत्म हुई? बढ़ गई। एक्सक्यूज दे रहा था कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ अस्पताल बनेंगे, यहाँ स्कूल बनेंगे, यहाँ सब कुछ होगा। लेकिन उल्टा इन्होंने घर घर शराब दुकानें दी, इन्होंने घर घर ड्रग्स और चिट्टा फैलाया। इन लोगों ने जानबूझ के हमारी आने वाली नस्लों को खत्म करने के लिए आज दरबार मुंह खत्म, घर घर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, यही यूटी बनाने की हमको गिफ्ट मिला कि जो गरीब 500 का बिजली का बिल भरता था वो आज 5 से 6 हजार का बिजली बिल भरता है और स्मार्ट मीटर उसके घर में लगा हुआ है। दुख से कहते हैं हम कि बर्बाद किया गया जानबूझ के इस जम्मू कश्मीर को।
पीडीपी ने प्रजातंत्र के लिए काला दिवस बताया। उधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें उनके घर में नजरबंद बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के बाहरी गेट पर ताला लगाया गया। उनके पार्टी कार्यालय पर भी ताला लगाया गया है ताकि हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज न उठा सके। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है। 5 अगस्त का दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे जमहूरी हिंदुस्तान के लिए एक सयातरीन दिन है। आज ही के दिन 5 साल पहले मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर जैसे हसास रियासत के टुकड़े कर दिए और हमारे इख्तियारात छीने, हमारी शिनाख्त, हमारा तशख्खुस, हमारी सालमियत को तार-तार कर दिया। और इसी घिनौनी और गैर आईनी हरकत को छुपाने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। यहाँ दहशत का माहौल पैदा किया ताकि लोग खामोश हो जाएं, कोई कुछ ना बोले। और इसी खामोशी को लेके पूरे मुल्क में और दुनिया में नॉर्मलसी और अमन का डंडोरा पीटा। आज 5 साल हो गए हैं। ये पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस पॉलिसी की वजह से हमारे हजारों लोग जेलों में बंद हैं, बिना कोई अदालती कार्रवाई, बिना कोई सबूत, बिना कोई बात साबित किए हुए। हमारे सैकड़ों जो मुलाजिम हमारे सरकारी हैं, सिर्फ फर्जी इल्ज़ाम की वजह से उनको नौकरियों से निकाला जाता है। हमारे यहाँ जो हमारे शहरी हैं, बाइज्जत शहरी हैं, खासकर जो हमारे कारोबारी हैं, उनके घरों पे, दफ्तरों पे दर्जनों एजेंसी छापे मारती है। हमारे नौजवानों को नौकरियों के नाम पे स्कैम्स और धांधलियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान दिन ब दिन नशे की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, खुदकुशियाँ ज़्यादा हो रही हैं। हमारी रियासत सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में सबसे ज़्यादा आगे है। पासपोर्ट हो, वेरिफिकेशन हो, उसको हथियार की तरह हमारे लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम जुल्म करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आपने देखा कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, उसका डंडोरा पीटते पीटते जम्मू में भी मिलिटेंसी फैल चुकी है, जहाँ कई हमारे जवान शहीद हुए हैं। बीजेपी ने मनाया एकात्मक महोत्सव। इस बीच जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के दिन को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, अब कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है। आज देश और दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने धारा 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर कहा, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार। और जो पाकिस्तान से शाह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहाँ एम्स भी है, वहाँ तरक्की भी है, वहाँ आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है। और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। हमें बहुत संतोष है कि 5 साल गुजर गए और वो लोग कहाँ हैं भारत में जो रोज रोज आशंका कश्मीर में आग लग जाएगी, देश टूट जाएगा। 5 साल का तो उनके भी कुछ पूछने की जरूरत है, जो जेएनयू के आसपास घूमते हैं। अच्छा, उनका मिजाज कैसा है? धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को
हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी, जिन व्यवस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया गया, इस धारा को समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के संकल्प को पूरा किया और देश के अंदर एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को मोदी सरकार ने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का राष्ट्र हित में लिया गया ये निर्णय था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को देश के संविधान द्वारा दिए गए लाभ यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 और 35 को निरस्त किया और भारत का संविधान पूरा जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ और उसके आज परिणाम भी आ रहे हैं। आज यहाँ पर आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है। लगाववादी जो हैं जेल में हैं, जहाँ वो बोल नहीं पा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का आम व्यक्ति जो है और विशेष तौर कश्मीर में अगर 2000 टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ के नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो व्यापारियों को, हर प्रकार के लोगों को उनको जो है रोजगार मिल रहा है, शांति है। एक समय था कि जब कश्मीर के बच्चे जो है 5 अगस्त 2019 से पहले वो जम्मू आके पढ़ते थे क्योंकि वहाँ पढ़ने का माहौल नहीं था। आज वहाँ पर जो है लोग जो है पढ़ भी रहे हैं और देखा हमने जैसे स्पोर्ट्स में और डॉक्टर बन रहे हैं, स्पोर्ट्स में बड़े मेडल्स ले रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं और ये एक जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज हर घर तिरंगा वहाँ चढ़ता है। एक समय था कि जब मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यह यात्रा आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसका जो है पूरा नेतृत्व कर रहे थे, तो जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है झंडा चढ़ाया था तलाश चौक में। आज हर घर पर झंडा है। आज पाकिस्तानी झंडा आपको दिखता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बेशक जो है कुछ लगाववादी या कुछ जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, कभी कभी वो इस प्रकार का लाग राबते हैं तो बहुत कुछ बातें कहते हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी सबक सिखा दिया। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्री जो है हार गए, हम देखते हैं कि तीनों जो पारिवारिक पार्टियां, चाहे वो इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है या मुफ्ती परिवार की पार्टी है, वो तीनों हारी और जम्मू कश्मीर की पांचों सीटों में उनका एक भी नहीं जो है जो हारी और दो चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और जो बदलाव बताता है जम्मू कश्मीर के बदलाव, लोग जो हैं आज नई दिशा पर चलना चाह रहे हैं, चल रहे हैं और आने वाले वक्त में उनका जो है वो बहुत बड़ा उनकी आशा जो है केंद्र सरकार पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर है। अनुच्छेद 370 क्या है? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य सभी राज्यों के बीच एक विशेष और अद्वितीय दर्जा दिया था। इस प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और मुद्रा के क्षेत्र को छोड़कर राज्य पर सीमित नियंत्रण था। इस विशेष नीति ने जम्मू और कश्मीर को उनके आंतरिक मामलों पर स्वायत्तता प्रदान की और कानून व्यवस्था, निवास और भूमि स्वामित्व को प्रभावित किया। अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण का क्या अर्थ है? 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 317 को निरस्त करना एक बहुत बड़ा फैसला था। इसने जम्मू और कश्मीर की प्रशासनिक और कानूनी स्थिति की गतिशीलता को बदल दिया, जिसने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। इसने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और उन्हें केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया, जिससे क्षेत्र पर लागू सभी केंद्रीय कानून बदल गए।
इस नए बदलाव ने देश भर में विरोध प्रदर्शन और समाज के विभिन्न वर्गों की अस्वीकृति को जन्म दिया। इसे उनकी स्वायत्तता में हमला और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। हालांकि भारत सरकार विकास को बढ़ावा देने, आतंकवाद का मुकाबला करने, भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर लाने के लिए इसे आवश्यक बताती है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली के एलजी को एमईडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है, इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। एमसीडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यही कारण है शीर्ष अदालत ने इस फैसले पर आपने असहमति जाहिर की है, वहीं बीजेपी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। आप सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने दो टूक कहा है कि एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार एलजी को है और इसके लिए एलजी को मंत्री परिषद से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ कहता है कि एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी पूरी तरह स्वतंत्र है। बड़ी बात यह है कि इस फैसले की उम्मीद आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर चली गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने एमसीडी में मनोनीत पार्षद नियुक्त करने का अधिकार एलजी को देने का फैसला सुनाया है। इस पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी थे। देश की शीर्ष अदालत ने कहा एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है। वह इस मामले में राज्य कैबिनेट की सहायता और उसकी सलाह से बंधे हुए नहीं है। 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3 की 3B आई एलजी को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देती है। दिल्ली के प्रशासक के तौर पर मिला ये अधिकार न तो अतीत का अवशेष है और न ही इसके जरिए संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण होता है। 17 मई को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। बता दें इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। आपने फैसले पर जताई असहमति। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एल्डरमैन का फैसला था, एल्डरमैन का मामला था, मामले में उपराज्यपाल के पक्ष में एक तरह से फैसला है कि एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थी और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति करना। 1993 के संशोधन का हवाला दिया गया, इसमें राज्यपाल के पास शक्ति है कि एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं। भाई सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मोहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला। आगे जो भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, आपको लगता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए झटका लगेगा? तो क्या उसमें जीतेंगे हम लोग? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीतेंगे।
आगे क्या इसके खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? अब वो बैठ के पहले पूरा आदेश देखना होगा और क्या फिर इसके बारे में सरकार क्या करेगी। एल्डरमैन नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी बाध्य नहीं है दिल्ली सरकार की बात मानने के लिए, उनकी मर्जी से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। आप इसको किस तरह से देखिए, अभी रिटर्न ऑर्डर आया नहीं है, एक बार रिटर्न ऑर्डर आएगा हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जो फैसला कोर्ट में सुनाया गया, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ सम्मानपूर्वक तरीके से असहमत हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार को बाईपास किया जाए, अगर जनता के जनादेश को बाईपास किया जाएगा और एक मनोनीत व्यक्ति द्वारा फैसले किए जाएंगे, अगर एक चुनी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या को एक नॉमिनेटेड व्यक्ति द्वारा उसकी मेजॉरिटी को चेंज किया जा सकता है, उसकी सरकार को चेंज किया जा सकता है, तो इससे तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जनता ने एक जनादेश दिया, जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, जनता ने दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया। लेकिन अगर इस जनादेश को बाईपास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक बार ये फैसला हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। कांग्रेस ने आप पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। वहीं दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून देखा तो उसने स्पष्ट कर दिया कि एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि उपराज्यपाल ने उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया है। इसका मतलब है कि या तो आपने कानून नहीं देखा। देखो, पहली चीज तो राहत नहीं दी है, ये कानून है। उसने ये कहा कि कानून ये कहता है, इसलिए जो एलजी कह रहे थे वो सही है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि बात राहत तो होती है कि अगर जजमेंट के बीच में कुछ बात हो, ठीक है साहब, इंटरिम कोई राहत देती है, ये राहत नहीं है। ठीक है, दिल्ली सरकार, हमको भी लगता था कि शायद एल्डरमैन बनाने में दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, लेकिन जब कानून देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो ये बात उसने स्पष्ट कर दी कि ये पूर्णतः एलजी का अधिकार है। और इसमें आम आदमी पार्टी पर सवाल यूँ खड़ा होता है कि भाई आप सरकार हैं, आपका झगड़ा चल रहा है एलजी से, बल्कि आपने हमेशा झगड़े करे हैं एलजी से। आपने हमेशा कहा है कि एलजी ने आपके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, आपने कभी उनका कुछ नहीं किया है। तो जब आपने एल्डरमैन के नाम भेजे तो आपको भी तो कानून देख लेना चाहिए था। आपने, इसका मतलब है या तो कानून नहीं देखा, या आप अनपढ़ हैं, या जानबूझकर आपने कानून तोड़कर आपने नाम भेजे और केवल एक शगुफा छोड़ के दिल्ली में आप सस्ती और चीप पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो ये बात सिद्ध हो गई कि आप झूठे हैं, आप कानून नहीं समझते हैं और आप कानूनी व्यवस्था के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करते हैं। ये एक बहुत समझ लीजिए एक ऑलमोस्ट तमाचा मारने वाला जजमेंट है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और अगर कोई सामान्य पार्टी होती जिसको जरा सी भी शर्म होती तो मुख्यमंत्री और सरकार इस पे इमीडिएटली इस्तीफा दे देती, क्योंकि आपने सरासर 8-9 साल झूठ बोला है। बात ये नहीं, कभी हो सकता है अधिकारों के क्षेत्र में हम कोई चीज़ गलती कर दें, कोई चीज़ हम समझे हमारे अधिकार क्षेत्र में है। संविधान में जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार को बीच में सत्ता का बंटवारा किया हुआ है, उसमें कुछ राज्य जैसे दिल्ली है जिनका विशेष दर्जा है, उसमें भी कानूनों में किया हुआ है। कुछ कानूनों के प्रावधान अपने में एकदम स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ इतनी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, या यही सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको याद होगा, जिसने कुछ समय पहले कहा था कि नहीं, दिल्ली सरकार को काम करने के लिए कुछ अधिकार देने चाहिए, जिसके ऊपर भारत सरकार ने उस कानून पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी। वही सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि नहीं, इसमें आप सरासर गलत हो। इसका मतलब आपने दिल्ली की जनता को झूठ बोला। और फिर ये नहीं पता चलता कि अगर इस महत्वपूर्ण चीज़ पर झूठ बोला है तो कितनी और चीज़ों पर झूठ बोला है। जब ये रोते हैं, जब ये चिल्लाते हैं कि हाय मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं बेचारा और छोटे बच्चा बन के मुंह में अंगूठा लेके घूमते रहते हैं, तो अब तो ये लगता है कि हर बात झूठ बोल रहे थे। बीजेपी ने बताई सत्य की जीत। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने सहमति जताई है। बीजेपी ने कहा कि आपने एलजी के किसी भी काम पर सवाल उठाने की आदत बना ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हम आप सांसद संजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया की कड़ी निंदा करते हैं, जो उनकी पार्टी की अराजकतावादी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन जैसा हर बार होता है, आम आदमी पार्टी के नेता हर वो काम जो माननीय उपराज्यपाल जी करेंगे उसका विरोध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली और अन्य राज्यों में फर्क है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है।
लगातार जिस तरह का वातावरण आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे थे, बार बार जिस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फिल्म का प्रकाशित कर दिया। लेकिन मुझे हैरानी उसे मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान सुन। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इन सब पेचीदगियों को समझते हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो टिप्पणी दी है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वो टिप्पणी दिखाती है कि नेक्सलाइट जो उनकी आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, वो उनके भीतर किस तरह तक नक्सलवादी विचारधारा के लोग टिप्पणी करते हैं, जो आज संजय सिंह ने की। 2013 में आप पहली बार सरकार में आते हैं, आपको मालूम था दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद आपको इस तरह का अंदाजा ना हो दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है। लेकिन 2015 इसके बाद 2020 इतने सालों में भी अगर आप नहीं समझ रहे दिल्ली में प्रशासन कैसे चलेगा, फिर मुझे आपकी ना समझ में करा सकते। सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक करारा तमाचा मारा है आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रोपेगेंडा और झूठ को। उनकी आदत बन चुकी है विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था कमजोर और किसी दूसरे की ओर दोषारोपण करो। बस इतना ही करना आम आदमी पार्टी का काम बन चुका है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 10 लोगों की मौत डूबकर हुई, इलेक्ट्रिक्यूशन से हुई। 3 यूपीएससी के छात्र बेसमेंट में डूबकर मर गए। उसके बाद हमने देखा माँ बेटा ड्रेन में गिरकर मर गए। और अभी हमने देखा है आशा किरण में जो शेल्टर होम चलाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, वहाँ पर 14 मृत्यु हुई है और उससे पहले और भी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर 28-27 मृत्यु हुई है। ये मानव निर्मित आपदाएं आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण है। पर इसमें जिम्मेदारी लेने के बदले ये आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते जी, एलजी को बोलिए जी, मोदी जी को बोलिए जी, यूनाइटेड नेशंस को बोलिए जी। मुझे लगता है आज ये सब प्रपंच बंद होना चाहिए और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार कब वो जिम्मेदारी उठाएंगे। कॉरपोरेटर उनका, एमएलए उनका, सरकार उनकी, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विस उनका, दिल्ली जल बोर्ड उनका, पीडब्ल्यूडी उनका, सब कुछ उनका, जिम्मेदारी किसी और की, ये नहीं चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला। दरअसल दिसंबर 2022 में दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 वार्डों में जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 104 वार्ड्स में जीत हासिल हुई है। इस तरह एमसीडी में पिछले 15 सालों से चले आ रहे बीजेपी के शासन को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया था। इसके बाद एलजी ने जिन 10 लोगों को एमसीडी में नामित किया है वे बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से इनके जोन चुनाव में वोट करने से दिल्ली एमसीडी के जोनल चुनाव के आम आदमी पार्टी आंकड़े में सेंट्रल सिविल लाइन और नरेला जोन में कमजोर पड़ रही है। इसके उलट बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। लिहाजा कोर्ट का फैसला जोनल चुनाव यानी वार्ड समिति और जोन चेयरमैन के चुनाव में बहुत बड़ा रोल रखेगा। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।